गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का पोर्शन जो हमारे रीड के सिलेबस से रिलेटेड है। और रीड के सिलेबस के अंदर जो हमारा लेवल 2 और लेवल जो फर्स्ट रहेगा उसके अंदर ये पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर ये यूनिट 5 को कवर्ड करेगा हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए पोर्शन के साथ में, जिसका नाम है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में भी मैं यूनिट 5 के एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है RTE 2009। देखिएगा, RTE 2000 का जो है उसका फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, राइट टू एजुकेशन। क्या होगा, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे जो कंप्लीट फॉर्म होती है उसकी वो होती है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। देखिए, ये एक अधिनियम है जिसका नाम जो होगा वो राइट टू एजुकेशन होगा। वो चिल्ड्रंस के लिए, मतलब बालकों के लिए बनाई गई है। और इसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया है वो 2009 में किया गया था। तो इसका हिंदी वर्जन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, भाई हिंदी इसकी कैसे लिखी जाती है। देखिए, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो हिंदी में वो होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कोई कोई क्या करता है, अनिवार्य पर निःशुल्क। कभी कभी देखो, निःशुल्क जो होगा वो पीछे पूछ लिया जाएगा, अनिवार्य जो होगा वो आगे पूछ लिया जाएगा। जैसे स्टेटमेंट आ सकता है अनिवार्य। देखो, राइट टू एजुकेशन का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो सकता है, क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नहीं, हमेशा ध्यान रखना, निःशुल्क हमेशा पहले आएगा, अनिवार्य हमेशा बाद में आएगा, और बाल शिक्षा का अधिकार आएगा इसके अंदर। ठीक है, केवल शिक्षा के अधिकार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि RT की फुल फॉर्म कभी कभी लोग क्या समझ लेते हैं कि RT जो होगा वो होगा राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। लेकिन इस RT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगली बात करते हैं। देखिएगा, अगली बात में हम देखते हैं कि सन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। सन 1976 की बात हो रही है। सन 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। अच्छा, ये कब करा गया था, 42वें संशोधन के अंदर करा गया था। ठीक है, अब ये 42वें संशोधन के अंदर क्या करा गया था, 1900 देखो 42वें संशोधन जो हुआ था वो आप लोगों का कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। इसमें शिक्षा को देखा, शिक्षा को एक क्षेत्र माना गया था, और क्षेत्र मानने के कारण इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। कहाँ से हटाकर, राज्य की सूची से हटाकर। देखो, एक समवर्ती सूची जो होती है एक इस प्रकार की सूची होती है जिसके अंदर पूरे मतलब पूरे देश के लेवल के ऊपर इसके अंदर क्या करते हैं, इसको प्रोत्साहित और बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, सन 2002 में संविधान के अंतर्गत 86वां संशोधन हुआ। देखो, 2002 के अंदर कौन सा संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था। और 86वें संशोधन के अंदर अनुच्छेद 21A की उत्पत्ति हुई। और 21A की उत्पत्ति में क्या बताया गया कि लगभग 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, ध्यान रखना है बालक और बालिकाएं दोनों हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, केवल बालिकाओं को महत्व दे देते हैं, क्योंकि बालिकाओं को महत्व ज़्यादा दिया जाता है आजकल शिक्षा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बालक और बालिकाओं के लिए 2002 के अंदर 86वें अधिसूचना के अंदर जो संशोधन हुआ था उसके अंदर बालक और बालिकाओं को लगभग 1 से लेकर 8 तक, ध्यान रखना, 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करी गई थी। देखिएगा, 1 से लेकर 8वीं तक प्रारंभिक होती है, ध्यान रखना वाली बात है आप लोगों के लिए। आजकल लोग जो होते हैं वो 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती है उसको प्रारंभिक कक्षाएं समझते हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं में आती है, ध्यान रखना। 1 से 5वीं तक की जो होती है वो कहाँ तक आती है, वो हमारी प्राथमिक में आती है। इसको आप प्रारंभिक नहीं मानेंगे। प्रारंभिक जो होता है वो 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक का होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, 1 से 8वीं तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक कक्षा देने की बात की गई थी। मतलब इनको सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। अभी तक जो चल रहा है वो सरकारी स्कूल तक की बात चल रही है, लेकिन आगे हम बात करते हैं शिक्षा को बालक और बालिकाएं हेतु मौलिक अधिकार बनाने के श्रेय जो होते हैं वो इसी अनुसूची के अंदर है। तो ध्यान रखना, इस अनुसूची के अंदर एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 21A। 21A अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को लगभग 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। और इसी अनुच्छेद यही अनुच्छेद हमें बताता है कि शिक्षा हमारा जो है मौलिक अधिकार है। मतलब बालक और बालिकाओं का जो लगभग 6 से लेकर 14 वर्ष तक
सकें, वो उनका मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर हमें पता लगता है? 21A अनुच्छेद के अंदर हमें पता लग जाता है। आ जाएगा समझ में। कब हुआ था ये 21A हमारी संशोधन के जो इसमें शामिल हुआ था वो 86वें संशोधन में हुआ था। ठीक है। इसे बनाने का जो श्रेय जाता है जो एक कमेटी या एक समिति को जाता है, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। बात करते हैं अब इसी के रिलेटेड आता है कि अनुच्छेद 51A, देखो 21A की बात तो हो गई, 51A के भाग K11 का नाम क्या होगा? K11 को आप लोग T11 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? T11 के अंदर बात करते हैं जब तक 51वें A संशोधन के अंदर ट या K11 के अंतर्गत अभिभावकों के कर्तव्यों को वर्णित किया गया है। देखो अभिभावकों के कर्तव्य क्या हो सकते हैं भाई? अगर उनका बच्चा जो होता है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अंदर है, तो उसको पहली से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं होगी वो निःशुल्क उपलब्ध कराना या उसको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी जो होती है वो अभिभावकों को दी गई है। तो अगर आप लोग अभिभावक हैं, अगर आप लोग अपने कर्तव्य को जानना चाहते हैं, तो वो आपके कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A के अंदर उसके अंदर भी ट या K11 की भी जो हमारा जो सूची है उसके अंदर शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षा को माता पिता हेतु मौलिक कर्तव्य बनाने का श्रेय इसी अनुच्छेद को जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि माता पिता या अभिभावकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं किसके लिए, बाल शिक्षा को लेकर, वो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, देखें अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। यहाँ पे जो होगा माता पिता के कर्तव्य को वर्णित करा गया है। कब करा गया है, किस में करा गया है? 51वें A जो होगा वो अनुच्छेद के अंदर करा गया है। आ जाएगा समझ में। बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 के अंदर बात करते हैं लगभग 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता दी जाएगी। मतलब अगर आपके बालक जो हैं वो 3 से लेकर लगभग 6 वर्ष तक के हैं, है ना, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं रहती हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं जो होती है वो कहाँ पर स्टार्ट हो। तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब बोलते हैं, देखो यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8वीं तक की वाली नहीं है, इसको कहेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। मतलब 1 से 5वीं तक के बीच में जो बच्चा रहता है, 1 से लेकर 5वीं कक्षा के जो पूर्व बच्चा रहेगा, मतलब जो जैसे नर्सरी, यूकेजी, प्रेप और ये रहती है ना, उस तरह को उसको आंगनवाड़ी की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, आंगनवाड़ियों की स्थापना के लिए जो प्रावधान या अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 के अंदर किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या होता है? बालक और बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई है, जिसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता ली जाती है। तो ध्यान रखना, आंगनवाड़ी केंद्रों को सहायता कौन प्रोवाइड करता है? राज्य सरकारें प्रोवाइड करती है। आगे बात करते हैं कि ये आंगनवाड़ी शब्द जो था वो फाब्रेल, देखो फाब्रेल जो होता है फाब्रेल जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक इन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि भाई फाब्रेल जो थे उन्होंने किंडरगार्टन बताया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, देखना इन्होंने खेल विधि, अच्छा इस फाब्रेल की जो किंडरगार्टन विधि है खेल विधि के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने बताया था शिक्षक जो होता है वो एक माली का काम करता है, शिक्षक जो होता है वो एक माली का काम करता है। ठीक है, शिक्षक जो होगा वो कैसा काम करेगा? एक माली का काम करेगा, जबकि उसके बच्चे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? बच्चे या जो उसके विद्यार्थी रहेंगे वो क्या रहेंगे? पौधशाला रहेगी। क्या रहेगी? एक पौधे रहेंगे या पौधशाला रहेगी, है ना, पौधे रहेंगे। तो ध्यान रखना, शिक्षक एक माली का काम करता है और बच्चे उसके लिए पौधे होते हैं। जिस प्रकार माली पौधों की सुरक्षा और देखभाल करता है उसी प्रकार उनको बड़ा करता है, उसी प्रकार जो होगा एक शिक्षक भी क्या करेगा? बच्चों को पौधों की भांति क्या करेगा? देख रेख करेगा और उनका लालन पोषण करेगा और उनको एक उचित शिक्षा देगा। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है बच्चों की फुलवारी नाम से इनको जाना जाता है, इस विधि को किंडरगार्टन विधि को। फाब्रेल के द्वारा बालक को बगीचे का पौधा माना गया है, जबकि शिक्षक को एक कुशल माली माना गया है। ध्यान रखना, कुशल माली माना गया है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देते हैं कि सर्वप्रथम देखो महात्मा गांधी जी की बात ध्यान रखना। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था? बुनियादी शिक्षा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई बुनियादी शिक्षा जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो
बुनियादी शिक्षा मतलब महात्मा गांधी केवल बता के गए थे कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा जो होती है वो एक बुनियादी शिक्षा होती है। मतलब किसी भी बच्चे को 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक का ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 1 से 8वीं तक की कक्षा को महत्वपूर्ण बताया था, बुनियादी शिक्षा नाम दिया था महात्मा गांधी ने। देखो अब राष्ट्रीय नीति 2019 की बात करते हैं, है ना। अब राष्ट्रीय नीति जो होती है, अगर मैं बात करूँगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, देखो 2019 की बात कर रहे हैं। अभी जो शिक्षा नीति हमारी चल रही है वो हमारी 85वीं चल रही है, मतलब 1985 की शिक्षा नीति को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसके बारे में हमें जो पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था हमारे संविधान के अंदर, वो 1955 में डिसाइड कर दिया गया था और उसमें संशोधन करके 1985वीं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो चलती भी आ रही है। अब इसे बदलने के प्रावधान किए जा रहे हैं। सर प्रकाश जावड़ेकर जो एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में हमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कब से ये लागू होगी। हालांकि ये 2019 से स्टार्ट करने की बात की गई थी। हाल ही में इसकी 2020 से स्टार्ट होने की बात भी करी जा रही है, पर ऐसा कुछ अभी संभव नहीं हो पाया है, ना इसके बारे में कोई गाइडलाइन आई है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये 2019 तक या 2020-21 तक अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1985 वाली शिक्षा नीति चल रही है। बात करते हैं अब आगे कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 19 के अंतर्गत जो है आयु वर्ग 6 से लेकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब है अगर आपके बालक बालिकाएं जो हैं वो अगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा लेना चाहते हैं तो 12वीं तक की शिक्षा जो होती है, बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा जो होती है वो निःशुल्क कर दी गई है, मतलब फ्री कर दी गई है। तो सरकार द्वारा क्या करा गया है, 12वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है। जब तक या इसके लिए एक और प्रावधान रखा गया है, जब तक आपके बालक या बालिकाएं लगभग 6 से लेकर 18 वर्ष तक का नहीं हो जाता वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। तथा प्रारंभिक शिक्षा शब्द के स्थान पर अब समुचित शिक्षा को बढ़ावा दे दिया है। समुचित शिक्षा, देखो प्रारंभिक शिक्षा जो शब्द आता है वो प्रारंभिक शिक्षा किसके लिए आ रहा है, तो प्रारंभिक शिक्षा हमेशा ध्यान रखना 1 से 8वीं तक के लिए जो आता है वो क्या शब्द आता है, प्रारंभिक आता है। तो आप लोग ध्यान रखना है प्रारंभिक जो शब्द आएगा वो कब किसके लिए आएगा, 1 से 8वीं तक के लिए आएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं भाई समुचित शिक्षा जो होती है वो किसके लिए वर्ड आया है, समुचित जो वर्ड आया है वो समुचित शिक्षा जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, हमारा समुचित शिक्षा जो शब्द आएगा वो किसके लिए आएगा, वो लगभग हमारी 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा के लिए आया है। तो समुचित शिक्षा के अंतर्गत हम लोग 1 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 8वीं तक की कक्षा का जो ज्ञान होता है वो प्रोवाइड करा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए आरटी का संचालन जो होता है वो किस अभियान के अंतर्गत किया गया था या कब इसकी प्रारंभ या नींव रखी गई थी। तो देखो आरटी के जो संचालन की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया है। देखो आप लोगों को पता होगा कि जो समग्र शिक्षा अभियान है, जैसे सभी को शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था, समग्र सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2005 की बात थी, 2005 में चलाया गया था। उसी तरह से अभी हमारे आरटी 2009 जो होती है वो 1 अप्रैल 2009 से लागू की गई थी। ठीक है, तो आरटी के संचालन जो था, मतलब ये प्रावधान कब रखा गया था भाई आरटी चलाई जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान होगा, तो ये डिसाइड करा गया था समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत एक आदर्श वाक्य बता दिया गया था, मतलब एक थीम बता दी गई थी कि सबसे शिक्षा अच्छी शिक्षा, मतलब सबसे शिक्षा अच्छी शिक्षा आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आरटी से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हमें दिए गए थे, वो जारी किए गए हैं। वो जारी करने वाले की शक्ति सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, राज्य के पास में होती है या फिर हमारे केंद्र के पास में होती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है केंद्र सबसे बड़ा है। शिक्षा नीति कौन चलाता है, केंद्र चलाता है। कौन डिसाइड करता है शिक्षा नीति, केंद्र डिसाइड करता है। लेकिन कुछ कुछ इसमें प्रावधान दे रखे हैं, जैसे आगे जाकर आप धारा 38 के अंदर पढ़ोगे कि भाई राज्य सरकार को कुछ अधिकार दे रखे हैं भाई शिक्षा नीति के अंदर, वो अगर अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहे तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान देना, आरटी से संबंधित जो दिशा निर्देश होंगे वो अंतिम दिशा निर्देश क्या रहेंगे, केंद्र सरकार के रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार इसमें कुछ ना कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन अंतिम जो दिशा निर्देश रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा। देखो यहीं पे ही मेंशन कर रखा है कि धारा 38, यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटी में संशोधन करवा सकती है। ये सब जो संशोधन जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ था, देखिएगा जो बहुत सारे लोग जो हैं, देखिए
भारत जो है विविधताओं का देश है। 12 नंबर पर विविधताओं में अगर भारत आ रहा है विश्व के अंदर, तो एक विविधताओं के देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदल जाती है, कदम कदम पर बोली बदल जाती है, लोगों के रहन सहन ढंग बदल जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर एक बच्चा अगर अपने ग्रामीण इलाके से थोड़ा बड़ा होकर बाहर की तरफ आएगा तो उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राथमिक शिक्षा जो होती है, वो प्राथमिक शिक्षा जो प्रदान करी जाती है उसको उसकी मातृभाषा में प्रदान की जाने वाली अनिवार्य है। तो इसी प्रकार हर स्टेट, हर राज्य के अंदर क्या होता है, अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। इसीलिए राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए इनके पाठ्यक्रम में या इनसे रिलेटेड कोई गाइडलाइन में फेरबदल कर सकती है। देखिएगा, कुछ विषय के बारे में, कुछ कालांश के बारे में बता सकते हैं कि अगर आप लोग एक स्कूल संचालन की बात करते हैं तो स्कूल का संचालन जो होगा वो कैसे होगा। अब देखते हैं कि कक्षा हम लोग बात करते हैं 1 से लेकर 5वीं तक के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे साल के अंतर्गत होते हैं, वो शैक्षिक विषय की बात करते हैं, वो 200 होने चाहिए। शैक्षिक कालांश जो होने चाहिए वो 800 कालांश होने चाहिए, पीरियड की बात कर रहे हैं। और घंटे कितने होने चाहिए, भाई एक प्रतिदिन जो होता है एक स्कूल कितने घंटे चलना चाहिए। अगर वो 1 से 5वीं कक्षा तक का है, मतलब वो प्राथमिक विद्यालय है, अगर वो प्राथमिक विद्यालय है तो वो चलना चाहिए अपना 4 घंटे तक। और अगर वो 6 से 8वीं तक का है, मतलब उच्च प्राथमिक या GUPS विद्यालय है, वो GUPS विद्यालय जो होगा वो कहाँ तक चलना चाहिए, 4.5 घंटे तक चलना चाहिए। समय का प्रावधान जो होता है वो DO ऑफिस या मतलब जो भी हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा निर्धारित करा जाता है। अब आगे बात करते हैं 6 से 8वीं तक के विद्यालयों में जो शैक्षिक विषय रहेगा वो 220 रहेगा हमारा। और इसके जो कालांश रहेंगे वो अब थोड़े से बढ़ जाएंगे, 200 कालांश बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा वो 1000 कालांश की बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि एक शिक्षक सप्ताह के अंतर्गत लगभग 45 घंटे काम कर सकता है। वो अपने 45 घंटे जो होते हैं वो सप्ताह के अंदर क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इसमें उसके सारे रूटीन से शामिल हो जाते हैं। अगर मान लो वो कोई प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो वो प्रशासनिक कार्य के घंटे भी इसमें शामिल होंगे। मतलब एक शिक्षक के पास में अधिकार है। देखो, एक शिक्षक सप्ताह के अंतर्गत न्यूनतम 45 घंटे या 45 घंटे का कालांश ले सकता है। आप लोग कैलकुलेट करके इसका निकाल सकते हैं आसानी से। देखो, विद्यार्थी की संख्या परिवर्तित होने पर निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती है। देखो, विद्यार्थी की संख्या घट और बढ़ दोनों सकती है। तो देखो, विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं भाई विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, देखो विद्यार्थी और शिक्षक के अनुपात में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी विद्यालय में 60 से कम छात्र हैं तो 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे। अभी इसमें प्रधानाध्यापक जो होगा, या अगर हम लोग बात करेंगे प्रधानाध्यापक की, वो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, 8वीं तक के विद्यालय में प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस रहते हैं। अब बात करते हैं, देखो 61 से लेकर 90 तक का कोई विद्यार्थी का हमारे पास में एक आंकड़ा आया। अगर 61 से 90 तक के विद्यार्थियों का कोई आंकड़ा है तो 3 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। 3 शिक्षक तो होने ही चाहिए, है ना। लगभग आप लोग ये मान के चलें कि भाई 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना, एक विद्यार्थी मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो एक शिक्षक होना तो उनके ऊपर अनिवार्य है। ये तो रेशो रखता ही है। अब बात करते हैं 91 से लेकर अगर हमारे 120 तक के विद्यार्थी आ गए तो 4 शिक्षक, वही 3 चौक 12 वाला रेशो रहेगा। मतलब क्या रहेगा कि हर 30 विद्यार्थियों के ऊपर क्या रहेगा, एक शिक्षक मौजूद रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि भाई प्रधान अध्यापक जो होता है उसकी पोस्ट कब आती है। तो मान लो अगर आपका 120 से ज़्यादा विद्यार्थी किसी विद्यालय में हो रहे हैं, अगर मान लो 121 विद्यार्थी से हमारा जो होता है वो स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जिसके अंदर 5 तो आपके शिक्षक होने चाहिए, और उसके साथ के अंदर एक जो होगा वो क्या होना चाहिए, हेडमास्टर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर 3rd ग्रेड के जो सारे शिक्षक अधिकारी होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल 6, आप लोगों को ध्यान रखना है 121 का आंकड़ा होते ही 6 मतलब 6 मेंबर का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें से 5 जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं या मतलब प्राइमरीज़ के टीचर होते हैं, PRT टीचर्स हो सकते हैं, और एक जो होता है वो एक हेडमास्टर होता है। और जो हेडमास्टर की पोस्ट होती है वो एक वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट होती है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो 150 है।
या इससे अधिक हो जाती है तो हेड मास्टर की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, अब अगर हेड मास्टर की नियुक्ति कब की जाएगी, अगर 150 या इससे अधिक हो जाता है तो 150 या इससे अधिक हो जाने के ऊपर किसकी नियुक्ति करी जाएगी, एक हेड मास्टर की नियुक्ति करी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर भारत देश में सर्वप्रथम 1904 से लेकर 1906 के अंतर्गत शिवाजी गायकवाड़ के द्वारा बड़ौदा रियासत गुजरात में शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया था, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, ये हाईली रिक्रूटेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है कि देखो जो शिवाजी गायकवाड़ थे, कौन थे, अगर शिवाजी गायकवाड़ की बात करें तो देखो शिवाजी गायकवाड़ जो थे इन्हीं की बड़ौदा रियासत के अंदर, बड़ौदा रियासत आपको पता है बड़ौदा शहर गुजरात के अंदर है, इन्हीं की बड़ौदा रियासत में शिक्षा को सबसे पहले निःशुल्क दिया गया था। तो शिक्षा सबसे पहले निःशुल्क कहाँ देना प्रारंभ हुआ था, बड़ौदा रियासत के जो शिवाजी गायकवाड़ थे उन्होंने प्रारंभ करा था 1904 से लेकर 1906 के बीच में। आगे पढ़ते हैं। अब कुछ धाराओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए धाराएं जो होगी वो क्या होगी, कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब धाराओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कि भाई धाराएं जो होती है वो कैसे लागू